प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी भले ही इतिहास रच चुकी हो, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य अभी भी बीजेपी के लिए दूर हैं। तमिलनाडु और केरल की सियासी जमीन अभी भी बीजेपी के लिए बंजर बनी हुई है। अगले साल यानी 2026 में तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के होने हैं चुनाव, लिहाजा बीजेपी मिशन साउथ में जुट गई। कमल खिलाने के लिए एक्सरसाइज इस समय बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को सौगात देते नजर आए और आज केरल और आंध्र प्रदेश में उनकी मौजूदगी रही। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वर में पूजा अर्चना करते हुए रामेश्वरम में नजर आए और नए पंबन ब्रिज समेत 8300 करोड़ रुपए की सौगात दी। और आज केरल में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो तोहफा है वो वहां के लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का दक्षिण में कमल खिलाने का जो इरादा है वो कम नहीं हुआ। अगले साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की धार के साथ साथ विकास की बात कर रहे हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम में हुई रैली में मंच पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये मैसेज वहां पहुंच गई होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। केरल को बड़ा तोहफा पीएम ने दिया है। 8900 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन। केरल का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इससे पहले तमिलनाडु को भी प्रधानमंत्री मोदी तोहफा दे चुके हैं। 8300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दे चुके हैं। रामनवमी के दिन नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन उनके हाथों हुआ। पंबन ब्रिज बनने के बाद आवाजाही यहां पर जाहिर आसान हो जाएगी। आंध्र प्रदेश को भी बड़ा तोहफा 58,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। मिसाइल परीक्षण रेंज की लागत 1460 करोड़ रुपए है। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। केरल का समीकरण क्या है जरा वो बता दें आपको जल्दी से। 2021 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। कुल सीटों की जो संख्या है वो भी इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और बीजेपी की जो नजर है वो इस समय इन सीटों पर है, इन राज्यों में है। दक्षिण केरल को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। केरल का समीकरण 21 में किस तरीके से रहा। 140 कुल विधानसभा सीटें और 20 सीटें एनडीए के फेवर में, जिसमें एलडीएफ 1, यूडीएफ 18, एनडीए 1, एलडीएफ 99, यूडीएफ 41। तो ये जो नंबर गेम है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए साउथ को साधना इतना आसान नहीं है और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे लेकर के साउथ के जो बड़े नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, वो जिन मुद्दों को उठाती है बीजेपी उसे काउंटर कर पाती है या नहीं, ये दिलचस्प रहता है हर एक चुनाव में। और चूंकि अगले साल जब चुनाव होंगे उससे पहले बीजेपी की तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पहुँच रहे हैं और करोड़ों की सौगात वहाँ की जनता को दे रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस की पैठ को दक्षिण में कमजोर करने की कोशिश और अपनी पैठ बढ़ाने की जो कोशिश है वो बीजेपी लगातार दक्षिण में कर रही है। लेकिन ये कितना सॉल्वेबल है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम साउथ के लिए कर रहे हैं, जाहिर है ये वोट बैंक में बदलता है या नहीं ये तो अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम ये जो कोशिशें हैं वो पीएम द्वारा लगातार की जा रही है। तमिलनाडु का समीकरण क्या है, केरल का समीकरण क्या है, ये जो तमाम डेटा वाइज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और लोकसभा में भी कमोबेश जो नंबर गेम है कुछ ऐसा ही रहता है। साउथ से उम्मीदें भले बीजेपी को ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व साउथ में ज़्यादा रहा है। लेकिन क्या उस वर्चस्व को इस बार प्रधानमंत्री मोदी काउंटर कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कोशिशें बीजेपी की अपनी पैठ बनाने की वहां पर है। अन्नामलाई को भी एक तरीके से केंद्र में रख करके जो प्रधानमंत्री मोदी हैं साउथ की राजनीति के केंद्र में रख करके उन्हें कोशिशें बीजेपी कर रही है। आरएसएस की तरफ से भी पैठ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, हमने और आपने पहले भी चर्चा किया है कि जिस तरीके से वर्चस्व कांग्रेस का साउथ में ज्यादा रहा है, क्या धीरे धीरे सबकॉन्शियसली उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी जो कर रही है वो कर पाएगी? क्योंकि फोकस पूरी तरीके से अब साउथ पर भी बीजेपी की। जब दिल्ली जीते थी बीजेपी 27 सालों बाद, तो एक रिकॉर्ड तोड़ा था और अब साउथ की बारी है। देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड अभी बीजेपी को तोड़ने
चाहिए या खुद बीजेपी चाहती है? क्योंकि आज से लगभग 5-7 साल पहले जब अमित शाह से पूछा गया ऑफ रिकॉर्ड पत्रकारों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे स्वर्णिम समय में चल रही है, तो अमित शाह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्वर्णिम समय तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी अपनी सरकारें बनाएगी या साउथ में भी एक अच्छे स्तर पर उसका संगठन खड़ा होगा। ये तब की बात है जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने जब शिफ्टिंग हो रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल उनका खत्म हो रहा था, तब वो कह रहे थे कि मुझे 300 दिन और चाहिए कि मैं साउथ में जाऊं, दौरे करूं और संगठन खड़ा करूं। और अब वो समय आया है। अब देखिए, मंच पे जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि जहां पर मैसेज जाना है चला गया। उन्होंने शशि थरूर का जिक्र भी किया और आपने देखा कि उस समय केरला के जो सीएम है वो भी मौजूद थे। देखिए, केरला आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए बहुत समय से महत्वपूर्ण रहा है और आरएसएस तो बहुत लंबे समय से, जब लेफ्ट की पार्टी और तमाम तरीके की चीज़ें, तब आरएसएस बहुत लंबे समय से केरला में काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ ईस्ट में कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे प्रचारक वहाँ पर जाकर संगठन खड़ा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में हो रहा था। लेकिन बंगाल ऐसी जगह हुई या केरला ऐसी जगह हुई या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मंच पे जो हुआ वो प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिए, सबसे पहले जो पिछले चुनाव हुए थे, लोकसभा भी केरला का या विधानसभा जब पिछले हुए, तो जाहिर तौर पे हिंदुत्व वाली पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये था कि हिंदू वोटर पूरा उनके साथ आएगा, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी राज्य में जाती है, जैसे दिल्ली में आई तो 2 जातियों पर फोकस किया, वैसे ही जहां पर जाती है, अब जैसे केरला का जिक्र कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्रिश्चियंस पे भी रहा। अब आप सोचिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू वोट बैंक वहां पर है, उसमें अगर हिंदू और क्रिश्चियन भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो किस तरीके का गेम होगा। लेकिन इस राजनीतिक बात शुरू करने से पहले शिखा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर राजनेता या हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ वर्किंग में, जब वो विदेशों में जाते हैं, जब वो छोटे देशों में जाते हैं, तो एक बड़े भाई की भूमिका में जाके कहते हैं कि रुको, तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ाने में मैं मदद करूंगा। जैसे कि कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाई और छोटे देशों को, बड़े देशों को दी। बड़े भाई एड देते हैं, वो मदद देते हैं, व्यापार बड़ा करते हैं। उनको भी लगता है कि भारत के साथ जुड़ेंगे तो व्यापार बड़ा होगा, फिर सांस्कृतिक रिश्ते होते हैं, फिर जाके वो ट्रेड का रिश्ता मजबूत और होता है। लेकिन अदिति, मैं जितना कैलकुलेट कर पाती हूँ, खासतौर पर अगर हम साउथ का जिक्र करें या फिर हम वेस्ट बंगाल का जिक्र करते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं इनकलकेट होकर के पॉलिटिकल पार्टीज तक जाता है। ये कैसे सॉल्व होगा? हमने देखा अन्नामलाई का स्टैंड भी बहुत क्लियर आउट बीजेपी ने किया है, तो क्या एक पैठ बना पाएगी बीजेपी ये इतना मजबूती से? क्या ये संभव है? भले ही आप भाषा ना समझें, भाषा का तो हम जिक्र करेंगे। मैं वही बात कह रही थी कि जैसे विदेशों में भी जाके प्रधानमंत्री वो बैरियर तोड़ते हैं 2 देशों का के बीच का, ठीक वैसे ही उन्होंने केरला में तोड़ा। सबसे पहले केरला को इतनी बड़ी सौगात दी, पोर्ट वाली। अडानी को ये कह दिया कि अब गुजरात वाले आपसे नाराज हो जाएंगे कि आपने केरला में इतना सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट दे दिया जो आपने गुजरात में नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो ट्रेलर ये दिया केरला के लोगों को कि आपको डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, या यूं कहें कि जब चुनावी राजनीति शुरू करते हैं, उससे पहले विकास या डेवलपमेंट की तस्वीर या नमूना, या जिसे कहें कि एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे चीजें देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं, पहला बैरियर, हर व्यक्ति को इस देश का विकास चाहिए, पैसा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो पहले तो नरेंद्र मोदी, जिनके नाम के साथ हमेशा विकास जुड़ता है, प्रैक्टिकल तौर पे उन्होंने दिखा दिया ये सबसे बड़ा पोर्ट। जाहिर तौर पे इससे इंडस्ट्री, इससे कारोबार, रोजगार, तमाम चीजें बढ़ेंगी, स्टेटस चेंज होता है उस किसी भी प्रदेश का। पहले ये बता दिया। अब उन्होंने कहा देखो डेवलपमेंट मैं दे सकता हूँ। दूसरा, आप देखिए कि वक्फ का जब बिल आया तो सबसे पहले देखिए क्रिश्चियन जो है बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के पास आए भी थे, ये कहने कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम है और अगर ये बिल आता है तो उससे हमारी प्रॉपर्टी हम वापस ले सकते हैं। वहां की बड़ी संख्या के क्रिश्चियंस इस वक्फ के बाद खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जाहिर तौर पे हिंदू वोटर्स भी जुड़े होंगे। फिर आप देखिए कि जनगणना हो गई तो और जुड़ गए होंगे जो ओबीसी बड़ी संख्या में वहां होंगे। अब आपने कहा लैंग्वेज बैरियर,
जब लोकसभा के चुनाव थे तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तब भी पार्टी का ये कंसेंसस था कि एआईडीएमके के साथ जाना चाहिए, लेकिन अन्नामलाई का मानना था कि एक बार एआईडीएमके के साथ चले गए तो हम अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाएंगे। और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी फ्री हैंड देते हैं, अन्नामलाई को फ्री हैंड दिया, अन्नामलाई के थॉट प्रोसेस को जाने दिया कि ठीक है अन्नामलाई जानते हैं, 11% वोट भी बड़ा अन्नामलाई के आने से, लेकिन फिर भी बाद में पार्टी के अंदर ये बात हुई जब अच्छे रिजल्ट, जैसे आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर तो फिर ये आया कि एआईडीएमके के साथ जाएंगे। केरला में बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस और हिंदू वोट साथ आएगा, एआईडीएमके में अन्नामलाई रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन एआईडीएमके के साथ अलायंस होगा। एआईडीएमके के एक व्यक्ति को भाजपा में ज्वाइन करा के प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। तो आप देखिए गेम किस तरीके से, लेकिन इन सबके आगे पहले दोनों को ही कहा है कि विकास हम करेंगे, परियोजनाएं हम देंगे, योजनाएं हम देंगे, और फिर इसके बाद आपकी चुनावी राजनीति में आगे बढ़ेंगे। और अब उसी तरह की बात यहाँ पर, और दोनों ही राज्यों के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि रणनीति बनानी जरूरी है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये जो चेंजिंग स्टाइल है वो क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा, ये तो अगले साल ही पता चलेगा। फिलहाल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।